Hello students, welcome to my VR Certified YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is a part of history and lesson number 6 towns, traders and crafts people. This is a part 3 of this lesson. इसके पहले हमने दो पार्ट डिस्कस किए हैं. उन पार्ट्स में हमने कुछ पॉइंट्स जो थे जैसे मतलब टाउन्स में जो खेड़े गांव में वगैरह किस तरह से ट्रेड्स किया जाता है, वहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो व्यवसाय अपना बिजनेस किस तरह से करते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में हमने दोनों पार्ट्स में डिस्कस किया है. तो आज के इस थर्ड पार्ट में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले. इसके पहले जो पार्ट 2 में हमने क्लोजर लुक एट 3 सिटीज जो पॉइंट देखा था, उसमें हमने सिर्फ 2 सिटीज के बारे में डिस्कस किया था. पहला था हम्पी और दूसरा था मसूलीपट्टनम. आज हम एक तीसरी जो सिटी है इसकी उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. तो थर्ड जो सिटी है वो है सूरत. सूरत गेटवे टू दी वेस्ट. द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ताप्ती इन गुजरात. ये जो सिटी जो है सूरत, ये भी एक पोर्ट है, ठीक है. यहाँ पे भी एक बंदर है जो कहाँ पे है, ताप्ती नदी के किनारे पे है जो गुजरात में है. ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड्स इट grew to acquire the status of a major port city and trading center. और उस मिडाइवल पीरियड के दरमियान में जो मेजर पोर्ट सिटी जो थी वो सूरत ही थी, जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती थी, बहुत ज़्यादा बिजनेस किया जाता था. इट वॉज ऑल्सो सीन एज अ गेटवे टू द वेस्ट एज ट्रेडर्स यूज दिस पोर्ट टू कंडक्ट ट्रेड विद वेस्ट एशिया. और इसमें जो गेटवे जो सीन दिखाया जाता है, मतलब जो जहाँ से वेस्ट ट्रेडर्स जो थे पास अपने पश्चिम टाइप दिशा के, तो वो उस पोर्ट का बहुत ज़्यादातर यूज़ करते थे वेस्ट एशिया में बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए. इट हैड अ फर्टाइल हिंटरलैंड विच प्रोवाइडेड फूड एंड अदर रिसोर्सेज एज वेल एज अ वेल्दी बैंकिंग कम्युनिटी. और जो इसमें कुछ जो भी ट्रेड होता था उसमें से फूड भी प्रोवाइड किए जाते थे लोगों को, है ना, जो भी उसमें ट्रेडिंग करते थे. और कई ऐसे वेल्थी बैंकिंग कम्युनिटी भी जो थी उसके भी रिसोर्सेज कुछ उसमें से होते थे. इन 1514 CE द पोर्तुगीज ट्रेवलर ड्यूआर्ट बारबोसा डिस्क्राइब्ड इट एज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट. इन 1514 में जो पोर्तुगीज ट्रैवलर आया था जिसका नाम था ड्यूआर्टे बारबोसा, जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट जो सी पोर्ट था अपना सूरत, उसके बारे में उन्होंने कुछ डिस्क्राइब किया था. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर सूरत बिकेम द मेन कमर्शियल सिटी ऑफ इंडिया. जो मुगल एम्पायर के राज्य में ये जो सूरत था वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सिटी थी अपने इंडिया की. The town was a major center of export for textiles, indigo and other articles. ये जो टाउन था, ये जो शहर था सूरत, ये मेजर एक सेंटर पॉइंट था जहाँ से टेक्सटाइल, इंडिगो और कई ऐसे आर्टिकल्स जो चीज़ें थी वो यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी. गुड्स एंड मर्चेंडीज वेयर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सूरत टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द मुगल एम्पायर. जो भी चीज़ें या फिर जो भी मर्चेंडीज जो होते थे वो सूरत से ट्रांसपोर्ट करते थे. कई ऐसे अलग अलग मुगल एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में यहाँ की चीज़ें वो ट्रांसपोर्ट करते थे. रॉ कॉटन ग्रोन इन द रीजन अराउंड सूरत वेयर ट्रांसपोर्टेड टू बंगाल. जो सूरत में जो कॉटन ग्रोन होता था लोकर का, तो उसका भी जो ट्रांसपोर्ट है वो बंगाल में किया जाता था. The fine cotton textile produced in Bengal was transported to Surat to be shipped out to West Asia, East Africa and Malabar. और जो कॉटन टेक्सटाइल जो बंगाल में प्रोड्यूस होता था उसको वो सूरत में ट्रांसपोर्ट करते थे. मतलब सूरत से रॉ कॉटन जाता था और कहाँ जाता था, बंगाल में, और बंगाल से कॉटन टेक्सटाइल आता था जो सूरत में ट्रांसपोर्ट करते थे और वो वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका और मालबार में उसको शिप किया करते थे. द चीफ कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम सूरत वेयर झारी वर्क, ज्वेलरी, सिल्क, फैब्रिक्स एक्सेट्रा. और कुछ ऐसी जो चीज़ें थी सूरत से वो एक्सपोर्ट की जाती थी, जैसे जारी वर्क के जो साड़ियाँ वगैरह जो भी कपड़े होते थे वो, और ज्वेलरी, सिल्क, फैब्रिक, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी सूरत से.
In Surat, there were some important places like the custom house where traders paid taxes, the imperial mint where traders from foreign countries gave their gold and silver in exchange for coins of the Mughal Empire. मुगल एम्पायर में जो मुगल साम्राज्य का जो राज्य था उस टाइम पे सूरत में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे प्लेसेस भी थे, जैसे कस्टम हाउस वगैरह होते थे। उसमें जो बिजनेस करते थे उन पे टैक्स पे किया जाता था उनके कस्टम हाउस पे, और उसी के साथ साथ इम्पेरियल चीज़ें होती थी, ट्रेडर्स होते थे, और फॉरेन कंट्रीज जो थे उसके बदले में उनको गोल्ड देते थे, गोल्ड या फिर सिल्वर देते थे उनके कॉइन्स के एक्सचेंज में। The Portuguese were the masters of Surat during the end of the 16th century. 16th सेंचुरी के एंडिंग में पोर्तुगीज वहाँ पे आए थे और वही वहीं के पूरे मास्टर बन गए थे। लेटर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड इट अ ट्रेड ट्रांसिस्ट पॉइंट, और उसके बाद इंग्लिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिशों की, उन्होंने वहाँ पे अपना ट्रेड पॉइंट उन्होंने जमाया। In 1612, the British destroyed Portuguese naval supremacy and obtained an imperial firman from the Mughal Emperor Jahangir to establish a British trading post and factory at Surat. उसके बाद 1612 में ब्रिटिशों ने पोर्तुगीजों के जो भी बिजनेस थे उनको सब डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, और उन्होंने ये फरमान जाहिर किया कि अब यहाँ पे किसकी जहागिरी होगी, मुगल एम्पायर की जहागिरी होगी। सूरत में जो भी फैक्ट्रीज है वो सब किसकी होगी, अभी ब्रिटिशों की होगी। However, Surat began to decline towards the end of the 17th century when the Maratha leader Shivaji ranked in it in 1664 CE. उसके बाद सूरत की जो मतलब डिक्लाइन स्टार्ट हो गई, और जब 17th सेंचुरी के एंडिंग में, और क्योंकि तब मराठा लीडर जो आए थे शिवाजी, वो 1664 में, तो उन्होंने मुगलों को हराने की उन्होंने कोशिश की। द मुगल एम्पायर लॉस्ट कंट्रोल ओवर इट्स मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी, और शिवाजी ने बहुत कुछ मतलब मुगलों को हटाने के लिए वहाँ से बहुत कोशिश की, तो मुगलों का कंट्रोल जो था वो मतलब सूरत पे जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे हटता गया, उनके मार्केट और उनकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत बड़ा असर पड़ा। Sensing the weakness of the Mughal power, the English shifted their headquarters to Cambay. और जब मुगल की पावर जो थी वो कमज़ोर पड़ने लगी शिवाजी के सामने, तब वो उन्होंने अपने जो बिजनेस है, जो इंग्लिश जो भी चीज़ें थी उनकी, वो उन्होंने उनका जो हेडक्वार्टर था कैम्बे में, वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। सूरत वॉज फाइनली टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश इन 1759 CE, और लास्ट में सूरत जो था ब्रिटिशों के चुंगल से छूट गया, कब, 1759 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया आर वेल नोन फॉर द एस्थेटिक, फंक्शनल एंड मॉनिटरी वैल्यूज। हैंडीक्राफ्ट जो थे इंडिया में, मतलब हाथ से बनाई हुई जो भी चीज़ें है ना, कलाकृति जो भी होती थी वो बहुत ही अच्छी मतलब होती थी, फंक्शनल उनकी वैल्यूज भी बहुत होती थी। The artists, weavers, painters, masons, stone cutters, carpenters, perfume makers, etc. played a pivotal role in popularizing Indian crafts in India and all across the world. मतलब इतने सारे आर्टिस्ट जो थे अपने इंडिया में, जैसे वेवर हो गए है ना, पेंटर, मेसन्स, स्टोन कटर्स, कारपेंटर्स, परफ्यूम मेकर्स, ये सारे जो थे वो बहुत ही पॉपुलर थे पूरे इंडियन क्राफ्ट में, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी ये सारी चीज़ें। दे कॉन्सेप्टलाइज्ड ब्यूटीफुल एंड इनोवेटिव डिजाइन्स एंड पैटर्न्स एंड ट्रांसलेटेड देम ऑन टू क्लोथ, पेपर और एनी अदर बेस। और वो जो सारी जो चीज़ें थी वो इतनी खूबसूरत उनकी कलाकृति थी, सारी चीज़ें जो थी वो मतलब उसके पैटर्न्स, उसके डिज़ाइंस जो थे वो इतने खूबसूरत होते थे कि वो अपने मतलब कुछ बोल रही है और वो किस पर वो बना रहे हैं, मतलब ट्रांसलेटेड कर रहे हैं किसके ऊपर, जैसे कपड़ों के ऊपर, बर्तनों के ऊपर, है ना, ऐसे कई ऐसे बेसिस पे वो वर्क जो करते थे वो इतनी खूबसूरत तरीके से होती थी। ज्वेलरी, कारपेट्स, फर्नीचर, परफ्यूम्स, होम फर्निशिंग्स, स्कल्पचर्स एंड हैंडमेड क्राफ्ट्स वेर ग्रेटली इन डिमांड। उनके हाथों से जो बने हुए क्राफ्ट्स
पीपल्स के जो हाथों से बने जो क्राफ्ट चीज़ें होती है, जैसे ज्वेलरी हुए, कारपेट्स, फर्नीचर्स, परफ्यूम्स, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। उसी के साथ साथ हैंडमेड जो होम फर्निशिंग वगैरह होती थी, स्कल्पचर्स वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादातर उसकी डिमांड होती थी। द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली वोर क्लोथ्स ऑफ सिल्क, मसलिन, brocade, along with pearl and gold jewelry and used musk as well. जो रॉयल फैमिली के लोग होते थे, मतलब थोड़े रिच फैमिली के, वो सिल्क के कपड़े पहनते थे, है ना, उस सिल्क का बहुत बड़ा डिमांड होता था, और मसलिन के या फिर ब्रोकेड के, है ना, और उसी के साथ साथ वो गोल्ड ज्वेलरी भी पहनते थे, है ना, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। The luxurious lifestyle of the upper classes and nobles in society led to an increased demand for crafts products. जो अपर क्लासेस के जो मतलब लग्जरियस लाइफस्टाइल जो जीते थे, मतलब बहुत ही बड़े लोग जो थे, बहुत ही अमीर लोग जो होते थे अपने समाज में, सोसाइटी में, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनकी डिमांड क्राफ्ट्स प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड उनकी तरफ से बढ़ती जा रही थी। ऑल्दो वेरियस काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स वेयर इन यूज कॉटन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर जो कॉटन वगैरह जो या जो फैब्रिक्स जो होते थे उनके बहुत ज़्यादा यूज होने लगे और बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई। अकबर इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड बंगाल बिकेम अ थ्रिविंग सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड रॉ सिल्क। अकबर जो थे, मुगल के जो बादशाह जो थे अकबर, उन्होंने सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और बंगाल में कॉटन और रॉ सिल्क के प्रोडक्शन उन्होंने पूरी अच्छे से बढ़ा दी। बोथ द इम्पीरियल वर्कशॉप्स एंड द विलेजेस वेयर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। उसके बाद जो इम्पीरियल वर्कशॉप्स जो थे या फिर जो गांव में वगैरह लोग जो बनाते थे, प्रोडक्शन करते थे हैंडीक्राफ्ट की, वो बहुत ज़्यादा उसके बढ़ने लगे, उसके वर्कशॉप्स चलने लगे। Craftsmen and traders resided in and around the coast and trade centers. They organized themselves into guilds which helped them produce articles of good quality while maintaining their working rights and conditions. फिर जो क्राफ्ट्समैन होते थे या जो ट्रेडर्स होते थे, जो अपने हाथों से वगैरह वर्क करते थे और जो बिजनेस करते थे उसका, वो सारे लोग जो थे पूरे कोस्ट या फिर ट्रेड सेंटर में रहने लगे। और उन्होंने कई ऐसे गिल्ड्स में वगैरह उन्होंने खुद से कुछ ऑर्गेनाइज की चीज़ें, और उन्होंने प्रोडक्टिव को हेल्प की, मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, है ना, जो आर्टिकल जो भी गुड क्वालिटी की जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी उनको प्रोड्यूस करने के लिए वो लोग हेल्प करने लगे। इंडियन क्राफ्ट्समैन वेयर एडेप्ट एंड प्रोफिशिएंट एट देयर सेल्स। इंडियन के जो क्राफ्ट्समैन थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंसी थी अपने स्किल्स में, बहुत ज़्यादा वो चतुर थे। दे कुड रिप्रोड्यूस द मोस्ट डिफिकल्ट यूरोपियन डिज़ाइन एंड पैटर्न्स विद परफेक्शन। वो लोग अपने कला में इतने निपुण थे कि वो कितनी कठिन अगर कोई यूरोपियन डिज़ाइन हो तो भी वो अच्छी तरह से बिल्कुल परफेक्ट वो बना देते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। Accounts of foreign travelers shed a significant light on the self-sufficiency of the villages, towns and cities. मतलब जो फॉरेन ट्रैवलर जो होते थे, जो अपने सेल्फ सफिशिएंसी में आते थे अपने विलेजेस में, टाउन्स में या सिटीज़ में वगैरह घूमने के लिए, देखने के लिए, तो उनके कुछ अलग अकाउंट्स होते थे। द मेजर आर्टिकल्स ऑफ इंटरनल ट्रेड वेयर व्हीट, राइस, शुगर, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। वो जो मतलब अपने कंट्री में इंटरनल जो बिजनेस होता था, ट्रेडिंग होती थी, वो किन किन चीज़ों की होती थी? गेहूं की, चावल की, शुगर की, टेक्सटाइल्स की और स्पाइसेस, मसालों की। सी एंड लैंड रूट वेयर यूज टू कंडक्ट ट्रेड। और समुंदर और ज़मीन के रूट से ही ये ट्रेड जो होता था, वो बिजनेस जो था वो इसी रूट से चलता था। Superior quality rice and sugar from Kannauj, wheat for Punjab, sugar cane and textiles from Bengal found their way to the markets of Delhi. मतलब हर एक चीज़ों के लिए हर एक प्लेस जो था फेमस था, है ना, जैसे जहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जैसे राइस और शुगर की जो क्वालिटी थी वो कन्नौज की बहुत अच्छी थी, कन्नौज से आती थी। और गेहूँ जो था वो पंजाब से आता था, शुगर केन और टेक्सटाइल जो थी वो बंगाल से आती थी, है ना, और सारे अलग अलग जगहों से ये चीज़ें आती थी, और इसका जो मार्केट था वो दिल्ली में होता था।
Trade relations with Africa, Europe, Indonesia, China, Persia, and Burma existed during this period. Articles such as rice, spices, and sugar cane were exported to Southeast Asian countries, while horses, luxurious products such as dry fruits and metals were imported from Persia. जो ट्रेड रिलेशंस जो होते थे अपने कंट्री के, वो अफ्रीका, यूरोप, इंडोनेशिया, चाइना, पर्सिया एंड बुर्मा के साथ वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय में काल तक वो रहे थे। और जो भी चीज़ें थी, आर्टिकल्स मतलब कौन कौन सी चीज़ें उनके साथ हम उसकी ट्रेडिंग करते थे, जैसे राइस हो गया, चाय, स्पाइसेस, मसाले और शुगर केन, इनका एक्सपोर्ट करते थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। और वहाँ पे जो हॉर्सेस के थ्रू वो सामान जो थे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। उसके साथ साथ वो वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की ज़्यादातर प्रोड्यूस होती थी, लग्जरी प्रोडक्ट्स होते थे वहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स और मेटल्स वगैरह, तो उनको वो पर्शिया से इम्पोर्ट करते थे। इंडियन टेक्सटाइल वेयर ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड अब्रॉड, और अब्रॉड में इंडियन टेक्सटाइल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। India's foreign trade and links with the European and Asian markets substantially increased the process of urbanization and economic growth. इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड, इंडिया के फॉरेन से जो बिजनेस लिंक जो थी वो यूरोपियन एशियन मार्केट से जुड़ी थी, और वो ऐसे पूरी बहुत ही अच्छी तरह से इंक्रीज भी हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ी, और इकोनॉमिकल ग्रोथ भी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इंडिया की फॉरेन से लिंक करके। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पीपल, ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आज की इस लेसन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।